गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले पर जो पहले से चल रहे राजनीतिक विचार हैं उस दिशा में आगे बढ़ते हुए एक गोपाल कृष्ण गोखले का एक महत्वपूर्ण विचार है जो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक वसीयतनामे के नाम से जाना जाता है, उस पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल जैसा कि शब्द से समझ में आ रहा है कि राजनीतिक वसीयतनामा, इसके माध्यम से गोपाल कृष्ण गोखले अपने आदर्श राजनीतिक विचार या भावी प्रशासनिक सुधार क्या हो सकते हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि 1909 में जब पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें एक ख़ास बात जो इसको महत्वपूर्ण साबित करती है वो ये है, मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात इस अधिनियम के तहत कही गई थी और इसीलिए ये एक जाना माना अधिनियम भी है। इस अधिनियम के माध्यम से जो व्यवस्थाएं की गई वो कहीं न कहीं उदारवादियों और विशेष रूप से गोपाल कृष्ण गोखले की अपेक्षाओं के खिलाफ थी। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ किसी भी उदारवादी ने ब्रिटिश सरकार से इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखी थी कि वो इतना हल्का अधिनियम पारित करेंगे जिसके माध्यम से देशवासियों की अपेक्षाएं कहीं भी पूरी नहीं हो सकती हैं। 1909 के अधिनियम के विरोध में एक प्रकार से एक बगावत शुरू हुई, एक आंदोलन शुरू हुआ और इसके खिलाफ नए नए विचार सामने आने लगे। ऐसी स्थिति में बम्बई के गवर्नर जनरल लॉर्ड बिलिंगटन के आग्रह पर गोपाल कृष्ण गोखले ने वैधानिक सुधारों की एक योजना तैयार की जिसे विश्व युद्ध के बाद क्रियान्वित किया जाना चाहिए था। गोखले द्वारा तैयार यह योजना अगस्त 1917 में प्रकाशित हुई और इसे गोखले के राजनीतिक वसीयतनामे के नाम से जाना जाता है। गोखले ने इस योजना को तैयार करने में फिरोज शाह मेहता तथा आगा खां से उचित परामर्श लिया था। इस योजना के दो प्रारूप हैं, पहला प्रांतीय शासन से संबंधित और दूसरा है केंद्रीय शासन से संबंधित। पहले हम प्रांतीय शासन से संबंधित राजनीतिक वसीयतनामे के उपबंध या प्रावधान क्या है उस पर बात करने जा रहे हैं। प्रांतीय शासन ये प्रमुख रूप से सभी प्रांतों पर लगभग समान सी बातें इसमें दी गई हैं। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है। नंबर 1, प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में गवर्नर हो जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड से की जानी चाहिए। नंबर 2, गवर्नर की सहायता और परामर्श के लिए 6 सदस्यों की एक कार्यकारिणी हो जिसमें 3 भारतीय और 3 अंग्रेज हों। नंबर 3, प्रत्येक प्रांत में एक विधान परिषद होनी चाहिए जिसकी सदस्य संख्या 75 से 100 के बीच हो और इस परिषद के कम से कम आधे सदस्यों का चुनाव विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और विशिष्ट वर्गों के द्वारा किया जाए। परिषद में विशेषज्ञों के अतिरिक्त कोई और गैर सरकारी नामजद सदस्य नहीं होना चाहिए, केवल विशेषज्ञ ही नामजद किए जा सकते हैं। गवर्नर को यह अधिकार हो कि वह चाहे तो विशेषज्ञों के रूप में अथवा कार्यकारी सरकार के प्रतिनिधित्व में सहायता पहुंचाने के विचार से कुछ सरकारी सदस्य और जोड़ सकता है। प्रांत की कार्यकारी सरकार और इस प्रकार गठित विधान परिषद का आपसी संबंध लगभग वैसा ही होना चाहिए जैसा जर्मनी में इंपीरियल गवर्नमेंट तथा राइक्सटैग व्यवस्थापिका के बीच है। विधान परिषद को प्रांत के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होगी और प्रांतीय कराधान में कमी या वृद्धि करने के लिए परिषद की अनुमति आवश्यक होगी। नंबर 5, इस प्रकार पुनर्गठित हो जाने पर विधान परिषद के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रांतीय सरकार को प्रांत के आंतरिक प्रशासन का पूरा कार्यभार सौंप दिया जाना चाहिए और उसे वस्तुतः स्वतंत्र वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। भारत सरकार के पास प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार अब नाममात्र का ही होना चाहिए जिसका प्रयोग वो बहुत अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही करे। स्थानीय स्वशासन की योजना उस समय तक अधूरी रहेगी जब तक उसके साथ ये 2 काम न किए जाएं। नंबर 1 है जिला प्रशासन को उदार स्वरूप दिया जाए। इसके लिए जिलाधीश के साथ अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत छोटी जिला परिषदें जोड़ दी जानी चाहिए। नंबर 2, स्थानीय स्वशासन का अत्यधिक विस्तार किया जाना चाहिए और ये स्थानीय संस्थाएं ग्राम पंचायतें, म्युनिसिपल बोर्ड, तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह कर सके, इसके लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध
होने चाहिए। इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थानीय स्वशासन में एक उत्तरदायी और एक जिम्मेदार स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र या अंग्रेज सरकार का नियंत्रण कमजोर करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर उसको सक्रिय करने की बात वो करते हैं। इसके माध्यम से क्या हुआ, उनका ये मानना था कि स्थानीय समस्याओं का स्थानीय निदान न केवल संभव हो पाएगा बल्कि प्रशासन सही मायनों में शक्तिशाली और समृद्ध होगा। अब इसी दिशा में केंद्रीय सरकार या भारत सरकार के संबंध में उनके विचार निम्नानुसार है। केंद्रीय शासन को प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार केवल नाम मात्र का होना चाहिए। अतः ये सुझाव दिया कि विभागों का पुनर्गठन करते हुए केवल निम्न 6 विभाग और इस प्रकार 6 ही सदस्य होने चाहिए। नंबर 1 आंतरिक मामले, नंबर 2 वित्त, नंबर 3 विधि, नंबर 4 प्रतिरक्षा, नंबर 5 संचार और नंबर 6 विदेश। इनमें कम से कम 2 सदस्य भारतीय होने चाहिए। नंबर 2 केंद्र की विधान परिषद का नाम भारत की विधानसभा कर दिया जाना चाहिए और विधानसभा की शक्तियां बढ़ा दी जानी चाहिए और सदस्यों की संख्या बढ़ाकर प्रारंभ में लगभग 100 कर दी जानी चाहिए। विधानसभा में सरकारी बहुमत का सिद्धांत फिलहाल उस समय तक के लिए बने रहना दिया जाना चाहिए जब तक प्रांतीय स्वायत्तता के प्रसंग में की गई व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव प्राप्त न हो जाए। नंबर 3 इस प्रकार गठित भारत सरकार को वित्तीय मामलों में भारत मंत्री के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाना चाहिए और अन्य मामलों में भी भारत मंत्री का नियंत्रण कम कर दिया जाना चाहिए। भारत मंत्री की परिषद समाप्त कर दी जानी चाहिए और उसकी स्थिति धीरे धीरे उपनिवेश मंत्री के समान हो जानी चाहिए। अन्य सुझाव, नंबर 1 स्थल सेना और नौसेना में अब भारतीयों को कमीशन या अधिकारी पद दिए जाने चाहिए। उनके लिए पर्याप्त थल सेना और नौसेना की शिक्षा का उपयुक्त प्रबंध किया जाना चाहिए। नंबर 2 इस प्रकार इस योजना में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को पृथक और प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। आगा खां के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया था कि प्रांतों का जातीय आधार पर पुनर्गठन किया जाए। इस योजना में मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का जो सुझाव दिया गया है उसकी बुद्धिमत्ता पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से ये योजना गोखले के राजनीतिक विशेषज्ञता या रचनात्मक राजनीतिज्ञता का परिचय है। धन्यवाद।